जय हिंद और नमस्कार प्यारे महत्वाकांक्षी अभ्यर्थियों व अन्य दर्शकों, मैं ध्रुव जानी आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस ग्रोथ मोड यूपीएससी द्वारा प्रायोजित हाइपोथेसिस श्रृंखला के 19वें उपाख्यान में आज इस उपाख्यान में हमें मालूम है कि हम लोग ग्रीस सभ्यता के बारे में देखने का प्रयास कर रहे हैं इस श्रृंखला में। वैसे तो आपको मालूम ही है कि यह श्रृंखला फिलहाल वर्ल्ड हिस्ट्री की हम लोग इस श्रृंखला के तहत बात कर रहे हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री की शैक्षणिक दृष्टि से बात कर रहे हैं जो हमारी परीक्षा उपयोगी हो। साथ ही में इसमें हमने कई सारी प्राचीन सभ्यताएं भी देखी और आज इस प्राचीन विश्व के इतिहास में हम लोग जिस सभ्यता के ऊपर खड़े हैं वो सभ्यता दरअसल एक विश्व के इतिहास के लिए सीमा चिन्ह सभ्यता है। यह एक वाटरशेड सिविलाइजेशन है विच एक्चुअली डिड ओनली बिलोंग टू ए रीजन बट इट बिलोंग टू द होल वर्ल्ड। जी हाँ, यह एक ऐसी सभ्यता है ग्रीस की सभ्यता जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पिछले 2 उपाख्यानों में भी हमने इसके बारे में देखा था। यह सभ्यता मात्र क्षत्रिय नहीं बल्कि विश्व की सभ्यता बनकर रह गई। कई सारे इससे मूल्य थे इस सभ्यता में, कई सारे ऐसे महान तत्व चिंतक भी, महान पुरुष भी सभ्यता ने दिए हैं। तो मूलतः यह सभ्यता एक बड़ी ही विशाल सभ्यता है और इसको चंद घंटों में इसको कवर अप करना ये एक डिफिकल्ट टास्क है, यह एक कठिन काम है। फिर भी हमने थोड़ी मेहनत की है। मेरा अंदाजा था कि हम लोग 3 उपाख्यानों के जो है विभागों में इस पूरी सभ्यता को देखने का प्रयास करेंगे, मगर मेरा जो यह जजमेंट था वो थोड़ा गलत साबित हुआ। हम लोग इसे 3 नहीं बल्कि 4 उपाख्यान में इसको कवर अप कर पाएंगे और आज का जो उपाख्यान रहेगा वो 19वां उपाख्यान भाग 1 रहेगा, ठीक है। और जो आने वाला रहेगा वो 19वां ही रहेगा मगर भाग 2 रहेगा जिसमें हम लोग इस पूरी सभ्यता को पूर्ण रूप से देखेंगे, इसको संपूर्ण देखेंगे। आज अगर विषय वस्तु की बात की जाए आज के उपाख्यान में तो पेरिकलस युग जो ग्रीस की सभ्यता का बहुत ही अच्छा युग माना जाता है, बल्कि यह ग्रीस की सभ्यता का एक गुप्त युग माना जाता है। जैसे भारत में गुप्त युग उसका स्वर्ण युग था, ठीक ऐसी ही तरह ग्रीस में भी यह जो पेरिकलस युग था वो एक स्वर्ण युग था। यह पेरिकलस एक मानव का नाम है, इसके ऊपर नाम पड़ा था, तो हम लोग इसके ऊपर भी उसका भी परिचय लेंगे कि वो दरअसल मानव कौन था, कैसा था और इसने ग्रीस के ऊपर, ग्रीस के इतिहास के ऊपर कैसे प्रभाव छोड़ा। साथ ही में सिकंदर से भी वाकिफ होंगे कि यह जो बहुचर्चित पात्र है विश्व इतिहास का सिकंदर, और उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं, तो उसका भी व्यक्तित्व देखेंगे और उसका जो रूट था विस्तारवाद का वो भी देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही में ग्रीस की संस्कृति भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और ग्रीस की संस्कृति के बीच में कौन सा अंतर है। दरअसल एक बात मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि सिकंदर ही ऐसा व्यक्ति था जिसको पूर्ण श्रेय मिलना चाहिए यह ग्रीस की संस्कृति को विश्व की संस्कृति बनाने के लिए, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा योगदान था यह सिकंदर का, यह महानुभाव का। प्लस जैसा चित्र हमारे दिमाग में आजकल रहता है कि सिकंदर जो है वो दरअसल एक कॉन्करर था प्लस योद्धा था और बहुत ही जो है अन्यायवादी व्यक्ति था, ठीक है। तो ये छवि दरअसल थोड़ी गलत है। सिकंदर बिल्कुल ऐसा नहीं था। सिकंदर जो है वो एक गुणों का भंडार था। एक बात सही है कि उसने युद्ध किए थे, वो विस्तारवादी था, ये बात सही है, मगर वो गुणों का भी भंडार था, ये बात भी इतनी ही सही है। तो जो पूरा इवोल्यूशन है वो भी हम लोग आज इस सेशन में देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमें मालूम है, हमने पिछले उपाख्यान में देखा था कि ग्रीस जो है वो दरअसल सरमुख्तियार शाही में से पसार हो रहा था, सरमुख्तियार शाही के समय में से, और इसी समय के दौरान ग्रीस की शासन तंत्र व ग्रीस के शासन व्यवस्था में कई सारे फेरफार भी हुए, कई गृह युद्ध भी हुए, आंतरिक संघर्ष भी हुआ। फिर उसके बाद जैसे जैसे सरमुख्तियार शाही जो है उसका जो खत्म होने का समय धीरे धीरे नजदीक आने लगा, यानी कि सरमुख्तियार शाही का उत्तरार्ध, ठीक है। तो इस समय बाह्य आक्रमण होने लगे ग्रीस के ऊपर और उसमें मेनली जो आक्रमण करने वाला था वो था ईरान, ईरानियन इन्वेशन। कई सालों तक यह संघर्ष चले दोनों पक्षों के बीच में। एक पक्ष पर ग्रीस था, ग्रीस के अलग अलग नगर राज्य थे, जो नगर राज्य हमने देखे थे, अलग अलग नगर संघ थे जिसका जिक्र हमने पिछले हमारे उपाख्यान में किया था। तो एक बाजू ये सब थे और दूसरी बाजू बाह्य आक्रमणकारी यानी कि ईरान के लोग थे। संघर्ष चलता रहा मगर इसका जो परिणाम था वो आया कि ग्रीक लोगों की या ग्रीस की जीत हो गई, दे वॉन। क्योंकि कई कारण थे इन लोगों के जीत के। पहला कारण था इन लोगों की एकता। जैसे ही इन लोगों को बाह्य खतरा दिखा तो ये लोग एक हो गए
और एकजुट होकर बाह्य आक्रमणकारी शक्तियों के सामने लड़ने लगे। तो ये एक बड़ा कारण है इन लोगों की जीत का। साथ ही में इन लोगों को भौगोलिक स्थिति का लाभ भी मिला। भौगोलिक स्थिति का लाभ, इन लोगों की भौगोलिक स्थिति ही कुछ ऐसी है, हमने जो पिछले उपाख्यान में देखा था कि एक्चुअली पेनिनसुलर प्रकार का यह भूभाग है जो तीनों जगह से जो समुद्र से घिरा हुआ हो, तो इसका भी इन लोगों को फायदा हुआ। साथ ही में हमने देखा था कि प्रत्येक नगर राज्य का एक स्वतंत्र सैन्य था, स्वतंत्र सैन्य। तो ये भी एक बड़ा कारण है इन लोगों की जीत का। ठीक है, ये सारी जो सैन्य ताकतें थी, ये सारे नगर राज्य जो थे वे बाह्य खतरे के सामने लड़ने के लिए एकजुट हो गए। तो इन लोगों के सैन्य भी एक हो गए। तो इन लोगों की जो सैन्य ताकत थी उसमें एक नाट्यात्मक रूप से जो है इजाफा हमें देखने को मिलता है। नाट्यात्मक रूप से यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ दिस नेशन स्टेट्स हैज शोन अ ग्रेट इंक्रीज इन देयर मिलिट्री पावर, immense increase in their military power which led them to victory। तो ये भी एक उसका कारण है। उसके बाद अगर देखें तो इसी विग्रह में एथेंस राज्य में लोकतंत्र का प्रयोग हुआ। यस, एथेंस हमें मालूम है कि वहां का एक बहुत ही फेमस नगर है और सबसे प्रथम बार लोकशाही यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसका एक्सपेरिमेंट यहाँ हुआ। तो अगर दुनिया की जो है लोकतंत्र की जो प्रयोगशाला अगर हमें पूछी जाए कि दुनिया में लोकतंत्र की प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, तो निसंदेह उसमें हम एथेंस कह सकते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम बार इसका जो प्रयोग है, इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो एथेंस में किया गया था। एंड इट वाज बिफोर कॉमन एरा। आखिरी तानाशाह दुर्बल बनते ही उमराव वर्ग के ज़ेंथिपुस का पुत्र पेरिकलस 30 वर्ष की उम्र में ईसा पूर्व 469 में सत्तारूढ़ हुआ। यानी कि एक उमराव का लड़का, उमराव या कह लीजिए अमीर का लड़का सत्तारूढ़ हुआ। सरमुख्तियार, जो आखिरी सरमुख्तियार था, उसको जो है मात देके यह उमराव का पुत्र ग्रीस का जो है सम्राट बना। मगर इसमें देखने की बात यह है कि यह उमराव वर्ग का होने से भी यह सामान्य जन का प्रतिनिधि था। यह एक उच्च प्रशासक था, बहुत ही गुणी व्यक्ति था, उच्च प्रशासक। बहुत ही गुणी व्यक्ति था, साथ ही में बहुत ही बड़ा, बहुत ही प्रखर अभ्यासी था, तत्वज्ञान का, साहित्य का व तर्कशास्त्र का। तो आमतौर पर यह बहुत ही गुणी था, प्रखर अभ्यासी यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, जिसमें सर्वप्रथम तत्वज्ञान, साहित्य और साथ ही में तर्कशास्त्र। उसने अपने समय के दौरान एक बहुत ही भव्य व तेजस्वी संस्कृति का निर्माण किया था, उसमें तो हमें कोई संदेह नहीं है। साथ ही में अगर ग्रीस के महापुरुषों की बात की जाए तो ग्रीस के महापुरुषों में पेरिकलस का जो नाम है वो प्रथम श्रेणी में आएगा। उच्च कोटि के ये व्यक्ति थे और बहुत ही, जैसे मैंने बताया कि प्रजा के करीब थे, प्रजा के करीब। उमराव होने के बावजूद भी प्रजा के करीब थे, वो बड़ी बात है। प्रजा के करीब होना वो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इलाइट क्लास से होने के बावजूद भी जो है ये जनप्रतिनिधि, वास्तविक जनप्रतिनिधि थे। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है। साथ ही में पेरिकलस के समय में लोकतंत्र का विकास चरम सीमा पर था, which means he actually propagated, he actually promoted democracy, promoted। और अगर ग्रीस के लोकतंत्र के शिल्पी की बात करें, who was the sculptor of Greece democracy या Greeks democracy, then that sculptor is named as Pericles। लोकतंत्र के शिल्पी, लोकतंत्र के शिल्पी। इन्होंने प्रजा का
विश्वास व प्रेम दोनों का संपादन किया, दोनों प्राप्त किए। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है और इस शासक की जो क्वालिटी है, उसका जो गुण है, उसको भी दर्शाता है। साथ ही में अगर पर्सनल बात की जाए, पर्सनल प्रोफाइल की, तो तत्वचिंतक ज़ेनो से बहुत ही भारी मात्रा में प्रभावित थे और उनके उपाख्यान दैनिक रूप से, नियमित रूप से सुनते थे, ठीक है, और उनके संदेशों का अपने जीवन में अमलीकरण भी करने का प्रयास करते थे। साथ ही में जो एनेक्सागोरस, जो कि ग्रीस महानुभावों में से एक है, ग्रीस महान पुरुषों में से एक है ग्रीस के, वो तत्वचिंतक भी थे, साथ में प्रखर जो खगोल शास्त्री भी थे, तो उनके भी मित्र व शिष्य थे। एनेक्सागोरस मित्र व शिष्य। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे महानुभावों के साथ ही इनका इंटरेक्शन रहा, इनका समागम रहा है, तो ये अपने आप में भी गुणित है। उसके साथ अगर आगे देखें तो पेरिकलस एक दक्ष प्रशासक थे, यानी कि ही वाज अ स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, प्रखर राजनीतिज्ञ भी थे। ही वाज अ गुड पॉलिटिशियन टू, और यहां हम लोग लिख सकते हैं स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर। क्योंकि वे अपने आप में ही अभ्यासी थे और जो है तब इतने प्राचीन समय में भी ये पढ़े लिखे थे, तो इनकी जो दक्षता का मूल था वो वहां था, ठीक है। साथ ही में अगर इनके करियर की बात की जाए तो इन्होंने 30 वर्षों तक राज्य किया, तक शासन किया। राज्य तो नहीं कह सकते मगर शासन कहना उचित रहेगा। लगभग 15 बार ये निर्वाचित हुए, यानी कि he was elected 15 times consecutively। तो यही बात जो है वो हमें यह मानने पर मजबूर करती है कि वो एक उच्च कोटि के प्रशासक व शासक थे। साथ ही में अगर एथेंस की बात की जाए और एथेंस और डेमोक्रेसी की बात की जाए तो हमें पेरिकलस की बात करनी ही पड़ेगी, डेमोक्रेसी, क्योंकि यह महानुभाव ने ही एथेंस की जो डेमोक्रेसी की जो इमारत थी उसे मजबूत बनाया और आगे जाकर यह एथेंस का ही एग्जाम्पल पूरी दुनिया ने लिया और आज जो है वो भारत पूरे विश्व की जो है सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और ऐसे ही अमेरिका जो है वो पूरे विश्व में, आधुनिक विश्व में, प्राचीन लोकतंत्र में जो है उसकी गिनती होती है। मगर अगर लोकतंत्र प्रणाली की अगर बात की जाए तो वो प्रणाली का जन्म निसंदेह ग्रीस में से हुआ था, फिर पूरे दुनिया में यह विचार फैला था। फिर उसके बाद आगे देखें तो पेरिकलस के समय ही राजनीति के क्षेत्र में भी कई फेरफार हुआ। यस, ही वाज अ रिफॉर्मर टू। वो स्किल्ड तो थे ही, वो दक्ष तो थे ही, मगर साथ में सुधारक भी थे और कई सारे सुधार भी किए, जिसमें अगर कुछ महत्वपूर्ण फेरफारों की बात की जाए तो सबसे प्रथम न्याय क्षेत्र में कई सुधार किए। न्याय क्षेत्र में कई सुधार, साथ ही में कार्यपालिका को भी सुदृढ़ बनाया। कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, ही ऑल्सो रिस्ट्रक्चर्ड एग्जीक्यूटिव एंड एम्पावर्ड इट विथ मोर पावर्स। फिर अपने अमल के दौरान विधायिका की स्थापना की। विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और हमें मालूम है कि यह जो असेंबलीज होती है इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। विधायकों का फंक्शन होता है विधि को बनाना, यानी कि टू फ्रेम लॉज एंड टू इम्प्लीमेंट इट। हालांकि इम्प्लीमेंट करना कार्यपालिका का काम है, मगर इन्होंने सबसे प्रथम बार विधायिका का गठन किया, उसकी स्थापना की। साथ ही में सेनापति की पसंदगी के लिए भी
स्थापित की। पहले क्या होता था, आमतौर पर जो अमीर उमरा होते थे, जो राजा के करीब होते थे, राजा के हाथ पैर माने जाते थे, उन लोगों में से ही सेनापतियों का चयन होता था। तो ये एक प्रकार का जो सिलेक्शन था, यह एक प्रकार की नियुक्ति थी। मगर यहाँ पहली बार योग्यता के आधार पर अब जो चयन प्रक्रिया है वो लागू होगी। कोई भी प्रकार का जो सगावाद है वो अब यहाँ से खत्म हो जाएगा। साथ ही में अगर एक आखिरी इसका बड़ा योगदान देखें पेरिकलस का, अगर तंत्र की बात की जाए तो, शासन तंत्र की, तो नागरिकत्व। नागरिकत्व की जो भावना है, यानी कि जो सिटीजनशिप, यह भी निसंदेह पेरिकलस के युग में ही, उसकी सत्ता के दौरान ही मजबूत हुई, सुदृढ़ हुई। लोग अब जो है पूरे देश के अन्य लोगों को नागरिक गिनने लगे, सबको भाई गिनने लगे, सबको जो है अपने ही देश के वासी गिनने लगे। तो यह भावना का जो विकास था वो निसंदेह पेरिकलस के युग में हुआ। साथ ही अगर आगे देखें तो प्रखर इतिहासकार जे.डब्ल्यू. डुरैंट के मुताबिक एथेंस का प्रत्येक नागरिक लोकशाही का प्रतीक था। देखिए कितना उच्च प्रशंसनीय वाक्य महान इतिहासकार, महान अमेरिकी इतिहासकार जेम्स विल डुरैंट के द्वारा दिया गया है कि एथेंस का प्रत्येक नागरिक अपने आप में ही लोकशाही का प्रतीक था। तो हम लोग इस बात से समझ सकते हैं कि एथेंस में उस समय, भले ही प्राचीन समय रहा हो, मगर जो लोकतांत्रिक मूल्यों का जो अमलीकरण हुआ था वो उच्च कोटि का था। ठीक है, यहां से हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं। साथ ही में आगे देखें तो पेरिकलस के समय ग्रीस का सर्वत्र क्षेत्रों में विकास हुआ। यस, इट वाज मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट। मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट, चाहे वो स्थापत्य वो कला हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो तत्वज्ञान हो, चाहे वो विज्ञान हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं था, कोई भी ऐसा विषय बाकी नहीं था कि जिस विषय के ऊपर ग्रीस की पकड़ ना हो, ग्रीस में विकास ना हुआ हो। जिसकी झांकी भी हमने हमारा पिछले उपाख्यान में देखी थी। हमने एक सूची देखी थी शब्दों की जो आज विश्व में छूट से प्रयोगित जो शब्द है, जिनका प्रयोग हम भी जनन जनन में करते हैं, मगर हमें मालूम नहीं होता कि हम जो आज जिस शब्द का छूट से उपयोग कर रहे हैं वो शब्द दरअसल उसका जो मूल है वो ग्रीस में है। ग्रीस लोगों ने ही पूरे विश्व को ऐसे कई दर्जन एक शब्द दिए, कई दर्जन, एक दर्जन नहीं, कई दर्जन एक जो है शब्द ग्रीस के द्वारा, ग्रीस के लोगों के द्वारा पूरे विश्व को दिए गए हैं, जिसको हम आज भरपूर उपयोग में ले रहे हैं। ठीक है, तो पूर्ण रूप से विकास जो है वो आज अब ग्रीस में हो रहा है। साथ ही में उसके बाद देखें तो पेरिकलस ने जीयस की प्रचंड व उत्तम प्रतिमा बनवाई थी। यस, जीयस जो मुख्य देव है, और जैसे ग्रीस वासियों का मानना है, उन लोगों की मान्यता के अनुसार ग्रीस के सब देवों का जो जन्म है, उनका जो उद्भव है, ये महान देवता जीयस में से हुआ है। तो ये मुख्य देव है। तो इनकी प्रतिमा का निर्माण भी पेरिकलस ने करवाया था, मुख्य देव। बाकी जो सारे देव है, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो ट्रांस रीजनल हो या रीजनल हो, अंतर क्षत्रिय जिसे कहा जाता है, वो सारे इसके नीचे आते हैं। उसके बाद उसके समय में बनाया हुआ पार्थेनोन का सुंदर संगमरमर का मंदिर कला का उत्तम उदाहरण है। संगमरमर का मंदिर यानी कि मार्बल मेड अ टेम्पल विच वाज नेम्ड पार्थेनोन, जो भी एक कला का उत्तम नमूना पेश करता है। उसके बाद यहाँ के शिल्प भी उत्तम प्रकार के थे। यस, वहाँ का जो स्कल्पचर था वो भी भव्य था, उसमें तो हमें कोई संदेह ही नहीं है। और अगर साहित्यिक जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, अगर उसकी बात की जाए तो फिडियस नामक एक शिल्पी था, जो बहुत ही प्रखर शिल्पी था, बहुत ही अच्छा था, और उसने पूरे एथेंस को अपनी कलाकृति से सजाया था, ऐसा कहा जाता है। फिडियास, ये हमें नाम याद रखना है।
उच्च कोटि का शिल्पी। जिसने एथेंस को सजाया था, एथेंस को सजाया था, और उसका योगदान पूरे ग्रीस के शिल्प में भी बहुत है। उसके बाद अगर आगे देखें तो इस समय में शिल्प व स्थापत्य के समय दो शैलियां प्रचलन में थी। देखिए यहाँ वाक्य में कुछ भूल है, कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय में दो स्थापत्य शैली और शिल्प शैली, शिल्प स्थापत्य शैली दो प्रचलित थी, जिसमें एक थी आयोनिक और दूसरी जो थी वो थी डोरिक। आयोनिक और डोरिक अलग अलग विशेषताएं थी, जिसमें अगर आयोनिक की बात करें तो सबसे प्रथम माधुर्य था, साथ में यह शैली अलंकृत थी यानी कि डेकोरेटेड थी, और इसमें रुजुता भी देखी जा सकती थी यानी कि सिंप्लिसिटी। वहीं जो डोरिक शैली थी उसमें सिंप्लिसिटी तो थी ही, सादगी तो थी ही, यानी कि रुजुता तो थी ही, सादगी कहे या रुजुता कहे दोनों एक ही है, साथ में भव्यता भी थी और इसके साथ विशालता भी थी। ठीक है, तो यह फीचर्स को देख के, यह कैरेक्टरिस्टिक को देख के लगता है कि यह जो आयोनिक स्कूल ऑफ आर्ट थी वो थोड़ी प्राचीन थी, और वहीं जो डोरिक है ये कुछ नई है यानी कि नूतन है, न्यू स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये इसके बीच का भेद है जो हमने दोनों ही शैलियों के, दोनों ही स्कूल ऑफ आर्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके लक्षण को देख के जानने का प्रयास किया। तो ये दो प्राचीन समय में शैलियां थी जो शिल्प और स्थापत्य की दृष्टि में या शिल्प और स्थापत्य के क्षेत्र में ग्रीस में प्रचलित थी। आगे इस समय में चित्रकला का भी भरपूर विकास हुआ। हालांकि चित्रकला और खिली, भरपूर विकास, मोर डेवलप्ड। उसके बाद इस समय साहित्य में भी भरपूर विकास हुआ। इस साहित्य में दो रस प्रधान थे, जिसमें सबसे प्रथम था करुण रस, करुण रस, और साथ ही में हास्य रस। ये दो प्रधान रस थे उस समय में। हालांकि कुछ कुछ कृतियों में वीर रस भी देखने को मिलता है, वीर रस की झांकी भी हमें देखने को मिलती है, तो ये भी हमें यहाँ भूलना नहीं चाहिए, वीर रस। फिर यहाँ नाटकों की रचना भी शुरू हुई। कई सारे नाटक बने। हालांकि आमतौर पर ये जो नाटक रहते थे वे देव देवियों की कथाओं के ऊपर आधारित रहते थे, पौराणिक कथाओं के ऊपर आधारित रहते थे। इनमें जो कंटेम्पररी जो सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर बात नहीं की जाती थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे यह नाटक का विकास हुआ वैसे वैसे अलग अलग विषय जो है वे भी इसमें जुड़ने लगे, और इसके ऊपर भी नाटक जो है वे आगे ग्रीस में बनने लगे। मगर इसका जो इनिशिएशन था यानी कि इसकी जो शुरुआत थी वो शुरुआत दरअसल देव देवियों की पौराणिक कथाओं के आधारित हुई थी। धार्मिक तत्व इस नाटकों में, शुरुआती नाटकों में मुख्य था, ये कहने का तात्पर्य है। फिर अगर आगे देखें तो हीरोडोटस और थ्यूसिडिडस नामक इतिहासकारों के ने प्रमाणभूत इतिहास की रचना करी। यस, अगर हम ग्रीस के इतिहास की बात करें तो ये इनके पर्यायी है। ये दोनों ही इतिहासकार ही है, उच्च कक्षा के इतिहासकार है, और इन्होंने ग्रीस का इतिहास लिखते लिखते अपना जीवन जो है वो जो है पसार कर दिया, यानी कि बहुत ही बड़ा बलिदान दिया। दे एक्चुअली गिव लायंस शेयर इन राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ ग्रीस। और आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, एक एक मुद्दा, छोटे से लेके बड़े से बड़ा मुद्दा, वो सब इन लोगों ने ही दिया है। हमारे पास अलग सोर्स ही नहीं है, तो ये महानुभाव है, इन लोगों ने बहुत ही अच्छे ग्रीस के इतिहास की रचना करी है। साथ ही में अगर सुकरात की बात करें, सोक्रेटिस जो फेमस है और बहुत ही बड़े तत्व चिंतक है, जिनके जो टीचिंग्स है वो भी बहुत ही फेमस है, और आमतौर पे हम इसे एक बड़े तत्व चिंतक के
तौर पर इसे पहचानते हैं या इसे जानते हैं। देखते हैं, जैसे तत्वचिंतकों ने भी ग्रीस को समृद्ध बनाया। देखिए, वैसे तो ये जो सोक्रेटिस है उसका जीवन बहुत ही बड़ा रहा है और यहाँ तो हम लोग उसके बारे में कुछ बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो है हमारे विषय की बात नहीं है। मात्र और मात्र हमें यही देखना है यह इतिहास में कि ये लोग थे, बहुत ही अच्छे तत्वचिंतक थे। इन लोगों ने कई सारे अच्छे टीचिंग्स भी दी है पूरे विश्व को, जो आज भी पूरे विश्व में हम लोग उसे अप्लाई करते हैं और सफलता के करीब जाते हैं। मगर इसके ऊपर हम लोग विस्तृत रूप से बात नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये महानुभव ऐसे है कि इसके ऊपर विस्तृत रूप से बात हो, मगर हमारी भी कुछ सीमितताएं है, समय संसाधनों की कमी है और इस वजह से हम लोग आज हमें मात्र और मात्र इनके रेफरेंस से ही गुजरना होगा। उसके बाद एनाक्सागोरस व हेरोडोटस इत्यादि प्रखर खगोल विज्ञानी थे। देखिए, एनाक्सागोरस यहाँ फिर से इनका नाम आ गया, जिसको हमने देखा था कि जो पेरिकलस थे उनके गुरु व मित्र थे। ठीक है, तो ये एक प्रकार के तत्वचिंतक तो थे ही, मगर साथ ही में प्रखर खगोल शास्त्री भी थे। और चंद्र, मून इज नॉट सेल्फ इल्यूमिनियस, उसके अंदर अपना खुद का प्रकाश नहीं है। यह सिद्धांत का सबसे प्रथम बार जो किसी ने प्रतिपादन किया हो तो वो ग्रीक के लोग थे, और उसमें से जो हेरोडोटस और एनाक्सागोरस के नाम मुख्य है। इन लोगों ने ही सबसे प्रथम बार कहा था कि चंद्र जो है उसका जो तेज है वो सूर्य का कारण है। चंद्र आत्म प्रकाशित नहीं है, वो स्व प्रकाशित नहीं है, मगर उसके ऊपर सूर्य का प्रतिबिंब गिर रहा है और इसके ऊपर इसकी वजह से हमें चंद्र जो है वो भी तेजस्वी दिख रहा है, मगर उसका खुद का प्रकाश नहीं है। तो ये सिद्धांत सर्वप्रथम बार ग्रीस से आया। तो ये बात रही पूरे पेरिकलस युग की, जिस युग में ग्रीस का चारों तरफ से विकास हुआ, चारों क्षेत्रों में या जो है सारे क्षेत्रों में इसका विकास हुआ, बहुत ही भरपूर विकास हुआ। साथ ही पेरिकलस नामक जो एक दक्ष प्रशासक था, उसने भी जो है बहुत ही अच्छा शासन किया। साथ ही में पूरे ग्रीस में लोकशाही की नींव को अधिक मजबूत बनाया, लोकशाही का केंद्र बनाया, लोकशाही के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाया। यही पेरिकलस ने प्रजा का विश्वास जीता, उसका प्रेम भी जीता। प्लस जैसे मैंने बताया कि सारे क्षेत्रों में सर्वांगी विकास हुआ ग्रीस का, तो इसीलिए इस युग को ग्रीस का स्वर्ण युग मानते हैं। ये हमें बात भूलनी नहीं चाहिए। आगे हमें सिकंदर को अब एक्सप्लोर करना है। सिकंदर को ग्रीस की संस्कृति का जो पर्सपेक्टिव है वो देखना है, और देखना है कि कैसे जो अलेक्जेंडर था, जो सिकंदर था, उसने ग्रीस की एक प्रदेश मात्र की, एक रीजन मात्र की संस्कृति से उठा के पूरे विश्व की संस्कृति के रूप में प्रस्थापित कर दिया। तो वो जो पूरी यात्रा है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे प्रथम वाक्य वही है। ऐसा कहा जाता है कि ग्रीस संस्कृति को विश्व की संस्कृति बनाने में सिकंदर का बहुत ही बड़ा हाथ है, जो बात हमने देख ली। साथ ही सिकंदर का मूल वतन मैसिडोन में था। मैसिडोन, जिसे मैसिडोनिया भी कहा जाता है, जिसे मकदूनिया भी कहा जाता है, अलग अलग नाम है। मगर अगर हम देखें तो जो ग्रीस का जो भाग है, उस भाग में जो उत्तर का थोड़ा सा जो उत्तर का प्रदेश है वो मैसिडोन का प्रदेश है। ठीक है, तो इसी प्रदेश का था। प्लस इनके जो फादर थे राजा फिलिप, ये भी एक शासक थे, बहुत ही पराक्रमी शासक थे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम विश्व इतिहास की बात करें, उसके बारे में जानने का प्रयास करें, तो कुछ चुनिंदा पात्र ही हमारे सामने आएंगे जो ज्यादा विख्यात हो चुके हो। मगर अगर थोड़ा हम लोग जो है गहराई में जाए, थोड़ा हम लोग विश्व इतिहास के डेप्थ में जाए, तो हमें मालूम पड़ेगा कि इन चुनिंदा कुछ विख्यात पात्रों के अलावा ऐसा कई सारे पात्र हैं जो थोड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जिनका योगदान विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण होता है, मगर दुर्भाग्यवश वे लोग प्रख्यात नहीं हो पाते, वे लोग हमारी जबानों पर नहीं चढ़ पाते। मगर यहाँ हमें ऐसे कई सारे पात्रों को देखना है। अगर सिकंदर की बात करनी हो तो हमें पहले उसके फादर को जानना पड़ेगा, उसके फादर के व्यक्तित्व को जानना पड़ेगा। बहुत ही महान व्यक्तित्व था राजा फिलिप का, और जो है प्रजा प्रेमी भी थे, संस्कृति प्रेमी भी थे, और इसीलिए कई सारे फायदे भी हुए जिसको हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे।
ठीक है, प्लस यहाँ में ये भी देखना है कि राजा फिलिप के पुत्र थे और इनकी माता का नाम था ओलंपियास। ओलंपियास ऑफ एपिकस इसे कहा जाता है, और यह फिलिप की लगभग चौथी रानी थी, फोर्थ क्वीन। और उससे 2 बच्चे हुए थे, जिसमें से एक पुत्र था जो था सिकंदर, और एक पुत्री थी जो थी कैलियोपेत्रो ऑफ मैसिडोनिया। सिकंदर और साथी में कैलियोपेत्रो, मकदूनिया की कैलियोपेत्रो। रोमन कैलियोपेत्रो अलग है, मगर ये मकदूनिया की कैलियोपेत्रो है जो सिकंदर की बहन थी। ठीक है, तो ये बात थी। प्लस अगर इस मैसिडोन के प्रजा की बात करें तो यह प्रजा बहुत ही जंगली किस्म की थी। अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए, मकदूनिया से थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो जो ग्रीस का जो कोर भाग है, जो मेन भाग है, मुख्य भाग, उसकी प्रजा बहुत ही सुशासित थी, अनुशासित थी, बहुत ही डिसिप्लिन्ड थी। मगर ये लोग जानवर जैसे थे, जंगली थे और साथ में असभ्य भी थे। देखे आगे, ग्रीक नगरराज्यों अंतर्विग्रह में खुद दुर्बल बने। जैसे ही ईरानी जो आक्रमण का प्रभाव है वो जैसे जैसे कम होता गया, तो इनकी जो एकता थी वो भी धीरे धीरे अब जो है दुर्बल होने लगी, एकता भी कम होने लगी। इन लोगों के बीच में भी अब आपत्ति आने लगी, आंतरिक आपत्ति आने लगी, संघर्ष होने लगे। कुल मिलाकर परिणाम स्वरूप ये सब दुर्बल बन गए, जिसका लाभ इस मैसिडोनिया के राजा फिलिप ने लिया। राजा फिलिप ने तक का लाभ लिया, और इस लाभ को लेने के लिए, इसको वास्तविकता बनाने के लिए उसने परिश्रम किया, काम किया, पुरुषार्थ किया। अपनी जो मकदूनिया की जो असभ्य प्रजा थी, जो आमतौर पर कृषक थी, अधिकांश जो उसकी जो प्रजा थी, उसका जो वर्ग था वो कृषक था, तो उसने अपने कृषक जो उसकी जो प्रजा थी, उस प्रजा को रूपांतरण किया सैन्य में, यानी कि अपनी कृषक प्रजा को सैन्य प्रजा बनाया। यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। कृषक प्रजा को सैन्य प्रजा बनाया, एक व्यूह रचना तैयार की, और उस व्यूह रचना के आधार पर इसने धीरे धीरे ग्रीस के अलग अलग नगर राज्यों के ऊपर आक्रमण शुरू किए। और ऐसा कहा जा रहा है कि ईसा पूर्व की 4वीं सदी के आसपास, 4वीं सदी के शुरू होने के पहले फिलिप ने अपना आधिपत्य पूरे ग्रीस के ऊपर जमा लिया था। ऐसा हमारे पास कई सारे एविडेंस भी है। ठीक है, तो आगे इसका जिक्र आएगा, जो ईसा पूर्व 4वीं सदी की जो मैंने बात की, उसका ये बात हमने कर ली है। यहाँ हम लोग इसका जिक्र कर सकते हैं, हालांकि इसमें मौजूद नहीं है ईसा पूर्व की 4वीं सदी, समग्र ग्रीस के ऊपर आधिपत्य। महान इतिहासकार जेडब्ल्यू दुरांत के मुताबिक संस्कारी ग्रीस असभ्य मैसिडोन के ताबे हो गया। देखिए, इन्होंने बहुत ही बड़ी पंक्ति लिखी है यहाँ कि जो ग्रीस जो संस्कारी माना जाता था, जिसकी जो संस्कृति है वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड थी, बहुत ही अच्छी थी, स्मूथ थी, वो एक असभ्य मैसिडोनक नामक क्षेत्र के लोगों के ताबे हो गया, जो एकदम असभ्य थे, जो जानवर प्रजा थी, वेरी इनडिसिप्लिन्ड प्रजा थी, इनके ताबे इसको होना पड़ा। तो इतिहास में इसे एक बहुत ही बड़ा सत्ता परिवर्तन के रूप में हम लोग देख सकते हैं। साथ ही में राजा फिलिप ग्रीस संस्कृति का प्रशंसक था। यस, ही वाज अ लवर ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन, और यह फायदा ग्रीस की संस्कृति को मिला क्योंकि इसने ग्रीस को तो ताबे किया, वहां के नगर राज्यों को तो हराया, मगर आमतौर पर जो आक्रमणकारी होते हैं, जो संस्कृति को भी तबाह कर देते हैं, उसका भी नाश कर देते हैं, तो इसने ऐसा नहीं किया। इसने इसकी संस्कृति को और संरक्षित किया, साथ ही में बहुत ही भव्य काम किया। और वो काम था कि जो ग्रीस के गुण थे, वो गुण उसमें से लेके अपनी जो असभ्य प्रजा थी मैसिडोन की,
उसमें यह गुण को यह राजा फिलिप ने डालने का काम किया, यानी कि ग्रीस में से जो संस्कार थे वे उठा के उसने मैसिडोन की प्रजा में रखे और मैसिडोन की प्रजा को भी संस्कारी बनाया। तो ये राजा फिलिप का एक बहुत ही बड़ा योगदान हम लोग विश्व के इतिहास में या ग्रीस के इतिहास में कह सकते हैं। उसने ग्रीस को परतंत्र जरूर बनाया मगर प्रजा के संस्कार विरासत को समृद्ध बनाया। यस, ही मेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्रीस डिपेंडेंट बट he didn't tempered with the civilization of Greek. He actually protected the civilization of Greek. He actually propagated the civilization among their people. परिणाम जो असभ्य मैसिडोन था वो संस्कारी साम्राज्य बना, जिसका परिणाम कुछ ऐसा आया। ईसा पूर्व 336 में राजा फिलिप का उसकी बेटी की शादी में खून एक उमराव के द्वारा कर दिया गया। Yes, he was assassinated in the year 336 BCE। और ये जो जगह थी वो थी एजई नामक एक मैसिडोन का पाटनगर था। वो पाटनगर में एक समारोह हो रहा था, जिस समारोह में कोई भी प्रोटोकॉल के बिना, ऐसा कहा जाता है कि राजा फिलिप उसकी जो एंट्री हुई और उनके ऊपर एक उमराव के द्वारा हमला हुआ। देखिए, यह उमराव जो था वो दरअसल उसका बॉडीगार्ड ही था। असैसिनेटेड बाय बॉडीगार्ड। क्योंकि पहले क्या होता था कि राजा के जो करीब होते थे वे आमतौर पर अमीर उमरावी होते थे और वही उनके राजा के अंगरक्षक का कार्य देखते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि राजा फिलिप के 6 अंगरक्षक तब मौजूद थे उस समारोह में, और उसमें से एक ने आक्रमण किया राजा फिलिप के ऊपर। फिर वो आक्रमण करके भागा। जो हत्यारा था उसको तो अन्य अंगरक्षकों ने पकड़ के मार दिया, मगर यहाँ राजा फिलिप जो है वो नहीं बच पाए, उनकी भी मृत्यु हुई। और ये जो शादी थी जिसका जिक्र यहाँ हुआ, ये शादी थी क्लियोपेत्रा की, जो हमने देखा कि सिकंदर की बहन थी, जो राजा फिलिप को अपनी चौथी पत्नी ओलंपियस ऑफ एपिकस से हुई थी। इसकी शादी थी, इसकी शादी में ही इसकी यानी कि राजा फिलिप की हत्या कर दी गई। बाद इस तरह इस प्रतापी राजा का अंत हुआ। तो निसंदेह यह जो राजा था उसका जो व्यक्तित्व था वो निसंदेह प्रतापी था, प्लस साहित्य व संस्कृति प्रेमी था, जिसका फायदा मैसिडोन के लोगों को मिला। मैसिडोन की प्रजा जो थी वो असभ्य में से सभ्य बनी। दे बिकेम डिसिप्लिन्ड फ्रॉम एन इनडिसिप्लिन्ड ट्राइब या पीपल। उसके बाद उसका पुत्र सिकंदर सत्ता पर आया, और सिकंदर बहुत ही कम उम्र में सत्ता पर आया। He was only 20 when he came to the throne, 20 years old, जिसका जिक्र हमने यहाँ किया है। सिकंदर का व्यक्तित्व 3 व्यक्तियों के गुण का सम्मिश्रण था। यस, देखिए यहाँ 3 व्यक्तियों को भी हमने यहाँ मेंशन किया है ताकि हमारी समझ के लिए बेहतर रहे। सर्वप्रथम माता थी, उसके बाद उनके पिता के गुण भी थे और उनके गुरु के गुण भी थे। माता तो हमने देख लिया कि ओलंपियस थी, जिसका गौरिष्ठ व आवेशमय स्वभाव अलेक्जेंडर को मिला था, वो एक वरदान स्वरूप था। साथ ही में उनके पिता जो राजा फिलिप थे, राजा फिलिप, उनकी कुशाग्र बुद्धि वरदान के रूप में अलेक्जेंडर को मिली थी। साथ ही में उनके जो गुरु थे एरिस्टोटल, उसकी व्यवहार दक्षता मिली थी। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो गुण थे, जो शासन प्रशासन के गुण थे, वो उसको अपने गुरु अरिस्टोटल से मिले थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर बहुत ही गुणी व्यक्तित्व था अलेक्जेंडर का। हालांकि हम इवोल्यूशन करने वाले कौन होते हैं, क्योंकि यह सोशल साइंस का सब्जेक्ट है और हमें मालूम ही है कि सोशल साइंस के सब्जेक्ट में कोई भी व्यू जो है वो कंप्लीट व्यू नहीं होता, वो लास्ट व्यू नहीं होता। उसके पक्ष में प्रतिपक्ष में दलीलें आती रहती है और आती भी रहनी चाहिए। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि सिकंदर के व्यक्तित्व में भी अलग अलग विद्वानों के बीच में मतांतर है। कई विद्वान उसे मात्र एक योद्धा बताते हैं जो कुछ नहीं कर पाया, कई उसे एक जो है अच्छा सरसेनापति बुलाते हैं, कोई उसे एक वास्तविक रूप से सम्राट बुलाता है। तो कई सारे विविध मत है
विद्वानों के बीच में। तो हमें यहाँ उस चर्चा में नहीं पढ़ना है, हम मात्र उसका एवोल्यूशन देखेंगे, हम निसंदेह सिकंदर का एवोल्यूशन देखेंगे, मगर दोनों पक्षों को साथ में रखकर उसको इवेल्युएट करेंगे, नहीं कि एक व्यू के बारे में मात्र बात करेंगे। आगे देखें तो सिकंदर का आदर्श कवि होमर का पात्र एकिलक्स था। देखिए, कवि होमर के द्वारा जो दो महान काव्य की चर्चा हमने की हमारे पिछले ग्रीस के उपाख्यानों में, जिसमें इलियड और ओडिसी दो मुख्य महाकाव्य है, जिसमें से हमें ग्रीस के इतिहास के बारे में भी काफी तौर पर जानने को मिलता है। तो उसमें से जो यह एकिलक्स पात्र है, यह इलियड नामक महाकाव्य का है। इलियड नामक महाकाव्य का यह पात्र है और वो अलेक्जेंडर का एक आदर्श था, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। हालांकि ये दंत कथा भी हो सकती है, मगर ऐसा भी कहा जाता है कि सिकंदर को यह इलियड या यह जो एकिलक्स है वो इतना प्रिय था कि वो सोते समय उसका जो पिलो होता था उसके नीचे वो इलियड की एक नकल, उसकी एक कॉपी हर हमेशा रखता था। ठीक है, तो इतना प्रभावी इस महाकाव्य से यह सम्राट सिकंदर हो गया था। इसके साथ सिकंदर कई विषयों में अपनी रुचि रखता था, मुख्यतः तत्वज्ञान, विज्ञान और वैदिक ज्ञान, और यह प्रखर अभियसी भी था अपने पिता की तरह। आगे देखें तो सिकंदर अपने सैन्य की भी हिफाजत करता था, वो एक अच्छा सरसेनापति था और ये एक अच्छे सेनापति का गुण है। ठीक है, तो ये गुण अलेक्जेंडर में, सिकंदर में मौजूद था। साथ ही में सिकंदर में अपने गुरु की जो सांस्कृतिक प्रतिभा थी वो भी जमा हुई थी, यानी कि अपने गुरु के गुण थे। और इसका एक अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है जब सिकंदर ने मिस्र पर आक्रमण किया, तो वहां का जो महत्वपूर्ण नगर था थिब्स, जो हमने मिस्र के इतिहास में भी देखा है कि राजधानी भी रहा है। ठीक है, तो यह जो थिब्स नगर था, जब इसने उसके ऊपर हमला किया अलेक्जेंडर ने, तो पूरे नगर का नाश किया। मगर वहां के जो उस समय के जो विख्यात कवि थे पिंडारा, कवि पिंडारा लिखना उचित रहेगा, उनका जो मकान था, उनका घर, वो छोड़ दिया, उसको विनाश नहीं किया, छोड़ दिया। तो यही बात से हमें मालूम पड़ता है कि जो अलेक्जेंडर था वो दरअसल बर्बर नहीं था, वो सेनापति जरूर था मगर वो साहित्य प्रेमी सेनापति था, वो कहना उचित रहेगा। साथ ही में सिकंदर एक महान सेनापति तो था ही, मगर फिर भी साहित्य का शौकीन था, ये भी बात हमने कर ली। और इसका एक हमने अच्छा उदाहरण भी देख लिया, जिसमें हमें उसके गुरु एरिस्टोटल के गुणों का प्रतिबिंब भी मिलता है। अब हमें देखना है कि कैसे सिकंदर ने अपनी जो विश्व विजय की जो यात्रा थी वो कैसे शुरू की, और वो भारत भी आया था, वो हमें भी मालूम है कि भारत भी आया था, मगर कुछ कारणों की वजह से उसको वापस लौटना पड़ा, और वापस लौटते समय ही 323 BCE में उसकी बेबीलोन में मृत्यु हो गई। तो ये जो पूरी यात्रा है उसको हम लोग देखेंगे, जिसके तहत सिकंदर ने इस पूर्व 334 यानी कि 334 में एशिया माइनर के प्रदेशों को जीता, बाद ईरान को जीता। उसने अपनी यात्रा जो है विश्व विजय की वो एशिया माइनर के प्रदेश के साथ शुरू की, फिर उसके बाद ईरान के ऊपर उसने हमला किया, ईरान को हराया, बाद मिस्र को जीता, वहां अपने नाम का एक नगर भी बसाया, जो हमें मालूम है कि नॉर्दर्न इजिप्ट में आज भी यह नगर रहा था, आज भी मौजूद है यह नगर। और एक समय ग्रीस की संस्कृति का, ग्रीस के बाहर ग्रीस की संस्कृति का जो है मुख्य केंद्र भी बना है। तो ये अलेक्जेंड्रिया की स्थापना की मिस्र में, वहां तबाही मचाई, उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमाया। फिर धीरे धीरे बेबीलोन, सूसा, पर्सिपोलिस जो क्षेत्र थे वे भी जीत लिए। उसके बाद मध्य एशिया पर आक्रमण किया, यानी कि सेंट्रल एशिया। साथ ही में वहां से पश्चिम तुर्किस्तान होते हुए वो काबुल पहुंचा, यानी कि आज का अफगानिस्तान। और अगर ज्योग्राफिकल लैंडमार्क बोले तो हिंदूकुश माउंटेन रेंज। फिर वहां अपनी सत्ता स्थापना के बाद देखिए यहां सब जगहों पर वो विजय ही प्राप्त करता था।
तो यहाँ जितनी जगहों का हम उल्लेख करेंगे वो सब जगहों पर अलेक्जेंडर ने यानी कि सिकंदर ने अपनी जीत प्राप्त की थी, वो हमें भूलना नहीं है। तो काबुल से वो आगे निकला, वो अपनी सत्ता स्थापना के बाद खैबर घाट, खैबर पास जो आज के पोक में मौजूद है, आज का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो भारत का हिस्सा था और पाकिस्तान ने अवैध रूप से छीन लिया है, छीन कर रखा है पिछले 70 सालों से। ठीक है, तो ये भाग का हिस्सा है, वहां खैबर घाट आता है। तो वहां खैबर घाट के रास्ते से होते हुए वो सिंधु तट तक आया, सिंधु तट तक पहुंचा, ये आप कह लीजिए इंदस। जब वो इंदस के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ तो कई सारे राज्य है, और हैरानी की बात यह है कि ये जो सब राज्य थे तब, वे सब गणराज्य थे, वे सब रिपब्लिक थे। देखिए, अब इतिहास की जो है विशेषता देखिए, हमने अभी कहा कि भाई जो एथेंस था वहां से डेमोक्रेसी का जो है प्रचलन जो है वो शुरू हुआ, वहां सबसे प्रथम बार उसका प्रयोग किया गया। मगर जैसे ही वहां से हम लोग इधर आए, ठीक है, तो यहाँ तो मौजूद थे ऑलरेडी गणराज्य, और कई सारे गणराज्य है। देयर वर मल्टीपल रिपब्लिक्स व्हिच वर प्रेजेंट, देयर वर स्मॉल रिपब्लिक्स, स्मॉल एंड बिग, बोथ वर देयर, बट महत्वपूर्ण बात यह है कि रिपब्लिक थे और मौजूद थे। और ये रिपब्लिक होने की बात जो है वो कई दस्तावेजों में भी कवर हुई है कि भारत में गणराज्य जो थे वे ईसा पूर्व की सदियों से थे, उसमें कोई हमें शंका नहीं है। तो ये यहाँ जो है हमें विरोधाभास दिखता है। तो यही इस सामाजिक विज्ञान की जो है खूबी है। ठीक है, कोई भी मत एंड मत नहीं होता, कोई भी बात, कोई भी व्यू एंड व्यू नहीं होता, उसके पक्ष प्रतिपक्ष की गुंजाइश हर हमेशा रहती है और रहनी भी चाहिए। और अगर रिपब्लिक का हमें बहुत ही अच्छा मेंशन्ड सोर्स देखना है, ठीक है, तो मैं आपको एक बता सकता हूं, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखी हुई 6 इपोक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। इस किताब में विनायक दामोदर सावरकर ने साफ तौर पर लिखा है कि देयर वर मल्टीपल रिपब्लिक्स एंड द रिपब्लिक ऑफ किंग पोरुस वाज वन ऑफ देम, जिसके साथ सिकंदर की सेना ने बहुत ही भयंकर युद्ध किया, हालांकि पोरस छोटा था और सिकंदर के जो घोड़े थे उसके सामने टिक नहीं पाए, क्योंकि पोरस की जो सेना थी वो, उस सेना के जो मुख्य घटक थे पोरस की सेना के, वो हाथी थे और रथ थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि काफी उनके युद्ध के समय के दौरान काफी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से ये जो हाथी और रथ जो थे वे कारगर साबित नहीं हुए, वे बेअसरकारक हो गए। और इसी की वजह से जो अश्व वाली सेना थी अलेक्जेंडर की, उन लोगों को फायदा मिल गया और वे लोग युद्ध जीत गए। तो यहाँ हिंदू राजा पोरस के साथ इनको युद्ध करना पड़ा। परिणाम सिकंदर की जीत हुई, जिसमें भी सिकंदर ने जीत लिया। उसके बाद गंगा नदी के प्रदेश तरफ आगे बढ़ने की इच्छा थी, वो बढ़ा नहीं क्योंकि उसके सैन्य का मनोबल बहुत ही कम हो गया था। अब वो सिंधु नदी के इस पर आ गया है, अब उसे गंगा जमुना के जो प्लेन्स है, जो मैदान है, अब उसके ऊपर सिकंदर को आक्रमण करना है। मगर अब यहाँ सिकंदर के सैन्य के सामने कुछ बाधाएं आ चुकी है और उसके सेना का जो मनोबल था वो भी अब दुर्बल बन गया है, जिसके कई सारे कारण थे, जिसमें से सर्वप्रथम कारण में हम लोग लिख सकते हैं कि निरंतर युद्ध, वे युद्ध करने निकले थे फिर वापस घर गए ही नहीं। ठीक है, युद्ध के बाद युद्ध, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो इससे भी उसकी जो सेना थी उसका जो मनोबल था वो कम हो गया। फिर ज्यादा फासला, अपने घर से ज्यादा फासला, अपने घर से ज्यादा दिन तक दूर रहने की वजह से भी जो सैनिक थे सिकंदर के, उनका मनोबल बहुत ही कम हो गया। साथ ही में भारत की असह्य गर्मी, भारत की असह्य गर्मी, इसने भी अपना काम किया, गर्मी ने भी अपना काम किया इस सैनिकों के मनोबल को कम करने के लिए। साथ ही में जो भारत के शासक थे
वो बड़े थे, छोटे थे, दुर्बल थे, सबल थे, वो तो अलग बात है, मगर वे सब राष्ट्र प्रेमी थे। तो सब राष्ट्रों ने, सब शासकों ने अपनी अपनी तरीके से, अपनी अपनी क्षमता से सिकंदर का और सिकंदर की पूरी सेना का भरपूर विरोध किया। तो ये भी एक कारण है कि सेना जो है वो थक गई, सेना थक गई। तो इतने कारणों के चलते या इतने कारणों के वजह से सिकंदर को अपने जो है सैन्य गुट में यह घोषणा करनी पड़ी कि हम लोग वापस फिर से घर जा रहे हैं, हम लोग हमारी जो यात्रा है वो यहाँ पूज करते हैं, मगर कुछ वर्षों में हम लोग वापस आएंगे, यहाँ से फिर से हमारी जो यात्रा है वो रिज्यूम करेंगे। तो स्वदेश लौटने का फैसला किया, स्वदेश लौटने पर मजबूर होना पड़ा, मजबूर। स्वदेश लौटते लौटते इसने और एक अच्छा काम किया और एक महत्वपूर्ण काम किया हमारी दृष्टि से, और वो था सबसे बड़ी नौसेना का निर्माण। क्योंकि अब इसको मालूम था कि अगर हम वापस जाएंगे तो जिन जिन लोगों को हम हरा के आए हैं वे लोग हमारे ऊपर फिर से काउंटर अटैक करेंगे, वे फिर से हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। तो यह शक्यता को जीरो करने के लिए उसने अपने घर जाने का जो रास्ता था वो पानी से लिया, वो समुद्र रास्ता लिया, और इसके लिए इसने बहुत ही बड़ी नेवी का, बहुत ही बड़ी नौसेना का निर्माण किया, क्योंकि उसको अपने बड़े सैन्य को वापस ले जाना था। परत लौटते समय ईसा पूर्व 324, 23-24 दोनों ही साल अपनी अपनी तरीके से ठीक है, मैं बेबीलोन में वो बीमार पड़ा और 33 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये पूरा रूट था जिस रूट पर सिकंदर निकला था पूरे विश्व को जीतने के लिए। और एक बात यहाँ ये भी देखनी है कि जब सिकंदर युवावस्था में था, जब वो गादी पर नहीं बैठा था और उसके फादर हयात थे, यानी कि राजा फिलिप, और जो देखा कि वो भी पराक्रमी थे, हमने उसका व्यक्तित्व भी देखा, प्रतापी थे, वो पराक्रमी थे। तो जब वो किसी क्षत्र के ऊपर विजय प्राप्त करते थे तो यह जो सिकंदर है वो एक बच्चा था और तब पूछता था अपने पिता को कि आप सब जीत लेंगे तो मेरे लिए क्या बचेगा। तब उनके पिता जो है फिलिप वो मुस्कुरा के कहते थे कि भाई सिकंदर, ये प्रदेश जो है वो तुम्हारे लिए बहुत ही छोटा है, तुम्हें बड़ा होकर बहुत ही बड़े प्रदेश पर अपना आधिपत्य जमाना है। ठीक है, तो पहले से ही इसकी जो परवरिश थी वही ऐसी कुछ हुई थी, विस्तारवादी हुई थी, और इसी के चलते उसने अपना जो विजय विश्व का जो अभियान था वो छेड़ दिया था। अब हमें सिकंदर के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ी बात करनी है, उसका मूल्यांकन करना है, जिसके तहत सिकंदर विश्व का सर्वप्रथम विजेता व सम्राट था। ये बात तो तय है, इसमें तो हमें कोई आशंका नहीं है कि वो सर्वप्रथम बड़े पैमाने पे विजेता भी था और साथ में सम्राट भी था। उसकी कारकिर्दी छोटी थी मगर तेजस्वी थी। कारकिर्दी यानी कि कैरियर, हालांकि यह शब्द गुजराती है, हमें इसका प्रॉपर हिंदी वर्ड नहीं मिला है, इसीलिए यहाँ हमने कारकिर्दी रखा है, मगर करियर की बात है, छोटी थी। जैसे हमने देखा कि 33 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई, मगर जितने भी वर्ष वो रहा वो बहुत ही तेजस्वी था। उसके काल में एशिया व यूरोप के बीच सांस्कृतिक संबंधों का विकास हुआ, व्यापार बढ़ा। यस, ही लिंक्ड एशिया एंड यूरोप विथ कल्चरल एंड ट्रेड टाइस, यानी कि यहां से दोनों प्रदेशों के बीच में संबंध जो है उसको निखार मिला, उसको एक वेग मिला या गति मिली। उसके बाद अगर देखें तो सिकंदर के व्यक्तित्व को लेकर इतिहासकार व संशोधकों के बीच में विविध मत है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया ब्रीफली। यहां मैं आपको फिर से वो जो मत है वो मत समझने का प्रयास करूंगा। ये पहला मत है, ये दूसरा मत है। सिकंदर मात्र एक साधारण योद्धा था जिसने अपने सभी वर्ष युद्ध भूमि में ही गाड़े, युद्ध भूमि में ही जीवन। हालांकि यहाँ यह इतिहासकारों का कहना यह है कि जो सक्सेशन राजा फिलिप के द्वारा सिकंदर को मिला था वो बहुत ही अच्छी आरामदायी जो है जीवन को जीने के लिए बहुत ही पर्याप्त थे।
सिकंदर को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मगर सिकंदर जो था वो शुरू से ही, जन्म से ही महत्वाकांक्षी था। तो इस महत्वाकांक्षा ने ही उसको एक साधारण योद्धा बना दिया और उसका जो पूरा जीवन है वो भी युद्ध भूमि में ही रहा। साथ ही में कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो घमंडी था, स्वाभिमानी भी था। स्वाभिमानी तो कहना ठीक नहीं है, मगर वो मिथ्याभिमानी था। मिथ्याभिमानी, वो मिथ्याभिमानी था। वहीं अगर दूसरे गुट का मत देखें तो सिकंदर एक तेजस्वी, वो पराक्रमी सम्राट था। वो बहुत ही गहरा जो है चिंतक था। He was a profound thinker, प्लस तत्वज्ञान, विज्ञान के ऊपर उसकी ग्रिप भी बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि यह प्रखर अभ्यासी था। तो ये दो मत है जो विरोधाभास है। एक मत जो है वो सिकंदर की बहुत ही खराब छवि को पेश करता है, कहता है कि वो मात्र साधारण सा योद्धा था, अभिमानी था, घमंडी था और मिथ्याभिमानी भी था, और उसका पूरा जीवन जो है वो जो है युद्ध भूमि में ही पसार हुआ। और वहीं जो दूसरा गुट है उसके मुताबिक वो एक तेजस्वी, वो पराक्रमी सम्राट था, वो एक उच्च प्रकार का चिंतक था और तत्वज्ञान और विज्ञान जैसे विषयों का गहरा अभ्यासी था। तो ये दो मत है जो इवैल्यूएट करते हैं सिकंदर के जीवन को। अब अगर आगे देखें तो हमें कुछ महानुभाव के भी जो है शब्द देखने हैं सिकंदर के बारे में, जिसमें सर्वप्रथम देखेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शब्द कि उनकी क्या राय थी सिकंदर के बारे में। तो ये मात्र सिकंदर को एक टूटता हुआ तारा ही गिनाते हैं कि वो आया और टूटते हुए तारे की चले ही वो चला गया। टूटता तारा मात्र जो आया चला गया। वहीं वो ये भी कहते हैं कि सिकंदर ने मात्र जो कोई लेगेसी छोड़ी हो, जो कोई विरासत छोड़ी हो, तो वो मात्र यादों की थी, मात्र यादों की विरासत। क्योंकि जैसे ही वो वापस गया और जैसे ही उसके बीमार होने की खबर आई, उसके मृत्यु की खबर आई, तो जिन जिन क्षेत्रों के ऊपर उसने हमला किया था, उसने अपना आधिपत्य जमाया था, वो धीरे धीरे अब स्वतंत्र होने लगे। तो फिर से स्वतंत्र हो गए। तो मात्र और मात्र सिकंदर की जो जीत थी, उसकी जो यात्रा थी, वो मात्र और मात्र एक याद बनकर रह गई। ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का कहना है। साथ ही में अगर इतिहासकार जे.डब्ल्यू. दुरांत के बारे में देखें, अगर उसका व्यू देखें, तो उसके मुताबिक सिकंदर एक तेजस्वी सरसेनापति था जो अपनी सेना को बहुत ही प्यार करता था और उसका जीवन मात्र रणभूमि में ही पसार हुआ। तो ये ऑब्जर्वेशंस था, ये ऑब्जर्वेशन थे, आई एम सॉरी, हमारे प्रखर इतिहासकार जे.डब्ल्यू. दुरांत के। ठीक है, तो ये बात है सिकंदर की। तो आज के इस उपाख्यान में हमने जिन जिन बातों का जिक्र किया, जिसमें सर्वप्रथम हमने पेरिकलस युग देखा कि कैसे सरमुख्तियारशाही यानी कि तानाशाही के खत्म होने के बाद यह पेरिकलस युग शुरू हुआ। ये एक उमराव था, मगर फिर भी प्रजा के करीब था। और साथ ही में इस युग के दौरान ही ग्रीस का बहुत ही अच्छे पैमाने पर विकास हुआ। इतना अच्छा विकास हुआ कि इस पूरे युग को ग्रीस का सुवर्ण युग कहा जाता है। साथ ही में जो पेरिकलस है उसका भी योगदान देखा कि कैसे ग्रीस में जो लोकतंत्री पद्धति है, जो लोकतंत्र प्रणाली है, उसको सुदृढ़ बनाने में भी पेरिकलस का हाथ है। यहाँ तक कि उसे ग्रीस के लोकतंत्र का शिल्पी माना जाता है। साथ ही हमने आगे चल के सिकंदर के बारे में देखा। सिकंदर से पहले सिकंदर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने उसके पिता की भूमिका भी देखी, उसके पिता का व्यक्तित्व भी देखा। साथ ही में हमने सिकंदर का व्यक्तित्व देखा, सिकंदर की पूरी यात्रा देखी, विजय यात्रा जो उसने भारत तक जो है लंबाई थी और फिर वापस चला गया
जिसके दौरान उसकी मृत्यु हुई। साथ ही में हमने सिकंदर के व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी किया अलग अलग इतिहासकारों के मतों के अनुसार। तो आज इस उपाख्यान में हम लोग इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा उपाख्यान रहेगा जिसमें हम लोग यह पूरी सभ्यता को पूर्ण करने वाले हैं, उसमें हम लोग ग्रीस की सभ्यता को थोड़े नजदीक से देखेंगे। अलग अलग जो क्षेत्र है, जिन जिन क्षेत्रों में ग्रीस का जो योगदान रहा है पूरे विश्व को, बहुत ही बड़ा योगदान है, उसको हम लोग एक बहुत ही अच्छी तरीके से एक शैक्षणिक दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे जो हमारे परीक्षा संबंधी जरूरियातों को पूर्ण करता हो। तो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले हाइपोथेसिस के लेक्चर में, अगले अभ्यास के साथ, अगले विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।